नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां ना कोई नीति है ना कोई नियम, जहां सूर्योदय के साथ न युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध की समाप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका लहरा सकता है और राजनीतिक जमीन पर अपना झंडा गाड़कर कब्जा कर सकता है। बिहार की राजनीति स्थिति बदल रही है और बिहार की राजनीति की स्थिति बदलने के साथ साथ देश की भी राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपना पांव फैलाना चाहते हैं। एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी शॉट, यानी कि जितना आपका साल जो है, चादर जो है, जितना आपका लंबा है उतना ही आपको पांव पसारना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी जो भी राजनीतिक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, उनका यह मानना है कि भाई पांव क्यों छोटा करें, क्यों ना चादर ही जो है उसे ही बड़ा कर लें। और ठीक इसी रणनीति को अपना मजबूत स्तंभ मानते हुए, अपना कहीं ना कहीं इस राजनीति को इस रणनीति पर सेट करते हुए नीतीश कुमार जी अब बिहार जो उनका राजनीतिक जो है, आपको बता दें, कर्म भूमि रहा है, तो ऐसे में बिहार से निकल करके देश की राजनीति में जाने के लिए लगातार राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं। और फिलहाल मुलाकातों का दौर नीतीश कुमार जी जो है उस मुलाकातों के दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में हमने देखा था कि नीतीश कुमार जी विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक इंडियन यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में हो। और इसके लिए नीतीश कुमार जी चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले बिहार में अपने प्रबल विरोधी का खात्मा करते हैं, उन्हें मित्र बना करके, और 50-50 पर मामला भी सेट कर लेते हैं। आपको कुरुक्षेत्र का पुराना एपिसोड अगर आपने देखा होगा तब आपको सारी बातें स्पष्ट हो रही होगी कि कैसे हमने आपको बताया था कि 50-50 पर मामला जो है सेट कर लिया है बीजेपी ने और माफ़ कीजिएगा आरजेडी और जदयू ने, यह भी हमने बताया था। और नीतीश कुमार किस तरह से जो है काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को फ़ायदा कहां से मिल रहा है, हमने आपको याद दिलाया था। हमने आपको बताया था, एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हो रहा है तो बीजेपी की ओर से जो फास्ट गेंदबाजी की जा रही है उसका सीधा फ़ायदा मिल रहा है। नीतीश कुमार जी एक अनुभवी बैटर की भूमिका में है, बल्लेबाज की भूमिका में है, जो बस फास्ट बॉल पर, जो सामने से फास्ट बॉल आ रहा है उसे एक बस दिशा दे रहे हैं और इसके बाद वह बॉल जो है बाउंड्री के पार चला ही जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति को और भी मजबूत कर रहे हैं अपने रणनीति के दम पर। ऐसे में नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर जा कर के लगातार दौरा कर रहे थे और इसके बाद हमने यह भी बताया आपको कि किस प्रकार से बीजेपी जो बिहार में अभी अकेले विपक्ष की भूमिका में थी, उसमें कैसे हलचल मचा हुआ है। हमने देखा कि बीजेपी के जो आपको बता दें कि कदावर नेता हैं और देश के गृह मंत्री, हम बात करें अमित शाह जी की, अमित शाह जी कैसे मिशन बिहार पर काम करना शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी का जो मॉडल था, अस्त्र था, उसे फेल होने के साथ ही अब मराठा फौजों को उतारना शुरू कर दिए हैं। बेहद अनुभवी हैं विनोद तावड़े जी, उन्हें भी जो है बिहार का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। हमने आपको बताया था कि कैसे विनोद तावड़े जी जो हैं उन्हें हर तरह का, हर भूमिका का जो है अनुभव है, संगठन खड़ा करने का अनुभव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी यहाँ महाराष्ट्र में, जब वे मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में वे मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के विधान परिषद के नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत तरीके का अनुभव है, अलग अलग जगह पर रहने का, अलग अलग भूमिका में रहने का उन्हें अनुभव है। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र में खेला किया गया था उसी प्रकार का कोई दूसरा खेला करने के उद्देश्य से बीजेपी ने उन्हें बिहार भेजा है। सबसे बड़ा जो लक्ष्य है अभी बीजेपी के सामने और जो बीजेपी के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके सामने, कि कैसे बिहार में जो 1 बनाम 7 का समीकरण बना हुआ है उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि कैसे बीजेपी इस पर काम भी कर रही है। बिहार के कितने ऐसे दल हैं जिन्हें बीजेपी टारगेट कर सकती है और जिसके लिए बीजेपी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी दिखा रही है। लेकिन अब चले आते हैं आज के इस मुद्दे पर। एक और जहां बीजेपी काम करना शुरू करती है, एक्शन लेना शुरू करती है और इसका सीधा प्रभाव बिहार में दिखना शुरू हो जाता है।
महागठबंधन में 7 दल थे और सबसे बड़ा गठबंधन अभी तक बिहार के राजनीतिक इतिहास में कहा जा रहा था। अगर महागठबंधन में देखें तो नाम के साथ देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है, जदयू है, इसके साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, जो कि जीतन राम मांझी जी काफ़ी सक्रिय हैं अभी राजनीति में। उन्होंने बयान भी दिया था कि 2024 में बीजेपी कैसे केंद्र से उखड़ जाएगी और नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। खैर, जीतन राम मांझी जी का ये बयान कितना सच होता है, ये 2024 में ही इस बात पर पूर्णतः मुहर लग पाएगा। लेकिन अभी जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अलावा वाम दलों का जो समूह है, 3 दलों का समूह, सीपीआई, सीपीआईएम और जो माले है उसकी ही हम बात कर रहे हैं, वे 3 लोग जो हैं 3 पार्टियां जो है मिल करके एक वाम दल का समूह आता है, वे भी महागठबंधन में हिस्सेदारी जो है वह सुनिश्चित किए हुए हैं। लेकिन जब सरकार बन रही थी महागठबंधन की, उस समय एक मामला जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा था कि वाम दलों का जो समूह है वह समर्थन दे रही है महागठबंधन को, नीतीश कुमार जी को समर्थन दे रही है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी। और आज के जो एपिसोड है इसमें यह बात जो निकली थी कि समर्थन दे रही है लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी, यही कहीं ना कहीं ये बात जो था, ये पॉइंट जो था, ये अगर कहें जो मास्टर लाइन था, वही अब निखर करके सामने आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में अलग अलग तरह के मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें से सबसे प्रबल मुद्दा है शिक्षक बहाली का मुद्दा। इसके साथ ही बिहार के साथ साथ पूरे देश में महंगाई जैसे मुद्दे, जिसमें सरकार को और वहाँ के सरकार को भी और जो केंद्र सरकार है उन्हें भी घेरा जाता है इन मुद्दों में। तो ऐसे में महंगाई वाला मुद्दा और बिहार में सबसे ज़्यादा अभी प्रभावी है बहाली का मुद्दा, जो नौकरी रोजगार वाला जो बात हुआ था उसको लेकर के। आपको याद होगा 2020 में रोजगार ही एक बड़ा मुद्दा बना था और जहां बीजेपी ने 10 लाख रोजगार की बात की थी, वहीं इधर से आपको 20 लाख या 19 लाख रोजगार की बात की गई थी। अब जो है पूरा सब कुछ जो है बदल गया है। नीतीश कुमार जी मंच से घोषणा कर देते हैं कि इससे दोगुनी रफ्तार से और दोगुनी संख्या में जो नौकरियां जो है लोगों को मिलेगा। ऐसे में नीतीश कुमार जी इसके लिए काम भी करते दिखते हैं, राजद भी इस पर जवाब देते हुए दिखती है। आप सोशल मीडिया आप भी चलाते हैं, ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा कि कैसे नीतीश कुमार जी की ओर से घोषणा होता है कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अब पुलिस विभाग में भी लोगों को बढ़ाया जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। लेकिन शिक्षक बहाली का जो मामला है उसको लेकर के अब नीतीश कुमार जी के ही जो सहयोगी हैं वह विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के दल जो जदयू है उसकी सहयोगी है अभी महागठबंधन में। हम बात कर रहे हैं वाम दलों की, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और माले आती है। तो वे सभी उनके जो विधायक हैं वे भी अब विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। देखिए, जैसे कुछ दिन पहले की स्थिति याद कीजिए, जैसे बिहार में एनडीए की जब सरकार थी तो नीतीश कुमार और भाजपा एक ही गठबंधन में थे, लेकिन भाजपा विपक्ष की भूमिका में रहती थी और नीतीश कुमार जी के गृह विभाग पर लगातार सवाल खड़ा कर रही थी। तो ऐसे में अब उसी भूमिका में प्रारूप अलग है, मुद्दे अलग हैं, लेकिन जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर अपने ही सरकार को अगर कहीं कोई घेर रही है तो वह जो आपको बता दें कि वाम दलों का जो समूह है वह अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें घेर रही है, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम के साथ साथ अलग अलग हैशटैग का प्रयोग करके उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आप जो सरकार में आए हैं, जो सरकार को हमारा समर्थन प्राप्त है, उसने रोजगार का वादा किया था, तो ऐसे में उन्हें अपना वादा नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही महंगाई और जीएसटी वाले अलग अलग मसले को लेकर के गैस, घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, सभी तरह के विरोध में अगर कोई पार्टी अभी बिहार में सत्ता में रहते हुए भी, हम सत्ता की बात इसलिए करें क्योंकि महागठबंधन सत्ता में रहते हुए भी विरोध कर रही है, तो वह वाम दल है। यानी कि वाम दल जैसे पहले सरकार, महागठबंधन की सरकार आने से पहले जिस भूमिका में थी, उसी भूमिका में अभी भी वाम दल के विधायक नेता दिख रहे हैं। संदीप सौरभ जी, आपको बता दें सीपीआईएम से विधायक हैं, तो संदीप सौरभ जी भी जो हैं वे भी विरोध में लिख रहे हैं और चीज़ों को अपने सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। तो संदीप सौरभ जी का अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो उसमें उन्होंने अभी जो है फिलहाल उन्होंने शिक्षक जो है उसका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने को लेकर के सरकार को
लिखा है, संकेत में लिखा है, और राजनीति में संकेत जो है बेहद ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले अगर संकेत की बात करें तो संदीप सौरभ जी ने साफ तौर पर लिखा है कि जो क्वालिटी है किसी भी शिक्षण संस्थान में, वह क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि संदीप सौरभ जी ने सीधे तौर पे कहा है कि बिहार के जो शिक्षा क्वालिटी पर जो सवाल खड़ा किया जाता है बिहार के सरकारी स्कूलों में, तो ऐसे में एक उसका बड़ा जो कारण है वह क्वांटिटी भी है। यानी कि शिक्षकों की अगर संख्या नहीं होगी तो शिक्षा में क्वालिटी नहीं आएगी। तो ऐसे में अब जो है नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपनी ही सरकार से नोटिफिकेशन जारी, शिक्षक भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किए जाने की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही जो और भी महबूब आलम हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वाम दल से आते हैं, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर, जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही बहुत जगह जो घर खाली कराया जा रहा है लोगों का, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी उन्होंने सरकार को घेरा है, और मजबूती से घेरा है। एक जिस प्रकार से एक विपक्ष जिस मजबूती से घेरने की कोशिश में रहती है, उसी मजबूती से अपनी ही सरकार को अगर कोई बिहार में घेर रही है तो वह वाम दलों का समूह है, यानी कि सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने जा वाला है, आप समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की प्रबल विरोधी रही है लेफ्ट की पार्टियां पूरे देश स्तर पर, और बिहार में कभी भी बीजेपी के साथ जा करके लेफ्ट की पार्टियां न ही समर्थन की है, न ही किसी मुद्दे में शामिल हुई है, न ही किसी मसले पर एक दूसरे का राय एक मत हुआ है। तो ऐसे में वाम दल के इस विरोध प्रदर्शन का और वाम दल के इस रूप का, इस जो स्ट्रैटेजी है, इसका अभी जो है आपको बीजेपी को कहीं भी निकटतम भविष्य में फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन बीजेपी वाले इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं कि जिन मुद्दों को उन्हें उठाना चाहिए वर्तमान में, उन मुद्दों को लेकर के उनके ही जो नीतीश कुमार जी की जो सरकार अभी चल रही है, महागठबंधन की सरकार, उसी सरकार में से के जो घटक दल हैं, 3 मजबूत घटक दल, मतलब 7 में से 3 जो हैं वे अपने ही सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यानी कि जो काम अभी वर्तमान में बीजेपी को करना चाहिए, उस काम पर जनता का से सीधे तौर पर जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसे उठाने का काम अगर वाम दल कर रही है, जो विपक्ष की भूमिका में तो है लेकिन विपक्ष की पार्टी नहीं है बिहार में। आपको बता दें कि मुद्दा मिल रहा है बीजेपी को, लेकिन अगर वाम दल अगर इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो वे मुद्दों को बहुत चुन चुन करके उठा रहे हैं, जिससे जनता का सीधे तौर पर चीज़ें जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जो वाम दल के कई नेता जो हैं उन्होंने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी, उन्होंने अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा था, बाकायदा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि अगर हम इस सरकार में शामिल हैं तो हमने जनता से वोट लिया है, तो जनता के प्रति हमारा कुछ दायित्व है। तो ऐसे में ये चीज़ें बदलाव होनी चाहिए इस सरकार के भीतर में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी के सामने जा कर के अगर कोई हिम्मत कर रहा है अपनी बातों को रखने का, तो वह सीपीआई और जो वाम दलों का समूह है वो मजबूती से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इधर देखिएगा कि जो बात हम कह रहे थे कि एक विपक्ष की भूमिका में अगर वाम दल दिख रहे हैं तो बीजेपी क्यों नहीं दिख रही है? बीजेपी तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी का प्राइम मकसद जो है वह ऐसा दिख रहा है कि सरकार को घेरना है और सरकार के मंत्रियों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार को निकालने में ज़्यादा बीजेपी जो है वह कोशिश कर रही है। जंगल राज वाला वो जो दौर था उसे दिखाने का बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी जनता से जुड़े हुए सीधे तौर पर जो जनता को कहीं ना कहीं जनता से रिलेटेड है उन मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करने से बच रही है, या फिर यूँ कहें तो बीजेपी का ध्यान वहाँ तक नहीं जा रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के वाम दल आगे आ रही है। तो ऐसे में वाम दल विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन बिहार की विपक्षी पार्टी बीजेपी को फिलहाल इसका कोई फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा होगा कि समीकरण तो बदल रहा है, लेकिन समीकरण बदलने के साथ भी बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र में हमने आपको पहले ही कहा है कि सूर्यास्त के बाद भी युद्ध आराम नहीं होता, युद्ध विराम नहीं होता है, तो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। खैर, इसके लिए आपको रहना होगा सजग और देखता रहना होगा जनता टॉकी। तो आप जो हैं हमें ऐसे ही शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में आप हमें निसंकोच लिखें, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।